नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डिस्कशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। डेट आज की 10 जुलाई 2025 और देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन से आर्टिकल्स है जो आज हम डिस्कस करेंगे। हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक तो इंडिया नामीबिया रिलेशन को लेकर के क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की विजिट पे पहुंच गए, और दूसरा हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि विमेन जो हैं उनका रोल साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट उस सेगमेंट में एनरोलमेंट के बावजूद भी कमजोर दिखाई पड़ रहा है, तो उसको कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा आर्टिकल हो गया। तो टोटल दो आर्टिकल से देखते हैं वन बाय वन। पहला आर्टिकल यहां पर है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड्स इन नामीबिया, दिस इज वाई द कंट्री। पॉइंट इज क्यों नामीबिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पास्ट में इंडिया और नामीबिया रिलेशंस के क्या क्या पिलर्स रहे हैं, साथ ही साथ यहां पर चाइनीज एंगल तो डेफिनेटली आएगा ही, उसको भी हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आप जीएस पेपर 2 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, प्राइम मिनिस्टर मोदी नामीबिया पहुंच चुके हैं, 5 देशों की इनकी विजिट थी, उसमें ये फाइनल स्टेज है, फिर उसके बाद वो अपने देश इंडिया में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये ग्लोबल साउथ को ध्यान रखते हुए जो विजिट हुई है, जिसमें घाना, टोबैगो, ट्रिनिडाड, फिर उसके बाद ब्राजील में ब्रिक्स की मीटिंग, और फिर उसके बाद में आज आप आ गए, कल मतलब आप आ गए नामीबिया में। तो ये अपने आप में ग्लोबल साउथ को ही फोकस करते हुए ये विजिट रही है। ये नामीबिया में पहले प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया की तरफ से विजिट करने वाले जिन्होंने पिछले 30 साल में पहली विजिट की है। 30 साल के पहले अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने विजिट की थी, ठीक है, 1998 के बाद में, क्योंकि उस टाइम पर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उस टाइम पर न्यूक्लियर इक्वेशंस बड़ी टाइट होने वाली थी, हमारे अगेंस्ट में हुई भी थी, तो ऐसे में हमने थोड़ा बैलेंस करने का अप्रोच किया था, समझेंगे आगे। तो ये नामीबिया है ना, ये रिसोर्स रिच सदर्न अफ्रीकन कंट्री है। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका, अंगोला और इनके साथ में अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है। तो मोदी जी का ये जो विजिट है, ये दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन लाने के लिए मेन फोकस में था, जिसमें टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, हर एक एस्पेक्ट में हम एंगेज और ज्यादा मोर एक है ना कि और ज्यादा एक्सप्लोर करते हुए एंगेज करें। नामीबिया और इंडिया दोनों के दोनों कॉलोनियल पास्ट को शेयर करते हैं, इंडिया भी कॉलोनी रह चुका है, नामीबिया भी रह चुका है। ध्यान हो तो नामीबिया की अगर बात करें तो वहां पर भी मोर और लेस ब्लैक और व्हाइट वाला जो अपार्थेड वाला कॉन्सेप्ट है वो वहां पर चला है। जैसे कि साउथ अफ्रीका से बॉर्डर शेयर करता है, तो यहां पर भी यूरोपियंस ने कम एक्सप्लॉइटेशन नहीं किया रंग भेद के आधार पर, अपार्थाइड के बेसिस पे। तो उस चीज को अपोज करने में इंडिया ने अपनी तरफ से एकदम कड़े कदम भी उठाए और अपने स्टेटमेंट भी दिए हैं। 1946 में इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में नामीबिया के इंडिपेंडेंस की बात कही थी, और उसी के चलते आप देखो कि नामीबिया के इंडिपेंडेंस के लिए जो ग्रुप फाइट कर रहा था उसका नाम था साउथ वेस्ट अफ्रीका पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, स्वापो। ठीक है, तो उसकी फर्स्ट एम्बेसी कहीं पर खुली थी ना दुनिया में, तो वो था न्यू दिल्ली 1986 में। उसके पहले नामीबिया की रिकॉग्निशन की बात और कोई ज्यादा तक करता भी था तो केवल बातों तक रह गई थी, इंडिया ने एग्जीक्यूशन लेवल पे भी ये काम दिखाया, राइट। फिर इसके बाद में आगे बढ़े तो फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस आने के साथ साथ में नामीबिया को जो हमने रिकॉग्निशन दिया, उसके साथ साथ में हमने जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, जिसमें हमें पता है कि टोटल 5 लीडर्स लीड किया करते थे, उसमें नेहरू जी हमारी तरफ से थे, घाना की तरफ से आपको पता है इनक्रुमा थे ही, ठीक है, और वहां पर इन नामीबिया की भी एंट्री वहां पर करवाई थी कि चलो जहां पर कोल्ड वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, तो दोनों धड़ों में बटी हुई जो दुनिया है, यूएस और यूएसएसआर, कम्युनिस्ट और डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट में, डेमोक्रेटिक एंड कम्युनिस्ट रेस्पेक्टिवली, तो उसमें नामीबिया जैसे कमजोर देश जो अभी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो, यहां पर हमने इनको मटेरियल असिस्टेंस और मिलिट्री असिस्टेंस दोनों तरीके की दी, ट्रेनिंग भी दी और सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। इससे क्या हुआ कि जो अपार्थाइड के खिलाफ, रंग भेद के खिलाफ में जो लड़ाई थी, उसमें नामीबिया एक तरीके से इमर्ज होकर आया एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे मार्च 1990 में। और उस टाइम पर इंडियन ऑब्जर्वर मिशन जो था उसको अपग्रेड करके हमने हाई कमीशन बना दिया, और नामीबिया ने भी अपना फुल फ्लेजेड रेजिडेंट मिशन ओपन कर दिया न्यू दिल्ली में मार्च 1994 में। तो एंगेजमेंट जो है जब से नामीबिया की इंडिपेंडेंस हुई है तब से और ज्यादा स्ट्रांग हुई है, और उसके पहले से भी हम 1940 से लगातार नामीबिया के फेवर में आवाजें उठाते रहे हैं। तो रिलेशनशिप कमजोर नहीं है और नई नहीं है, पुरानी है। आप देखो कि जो स्वैपो था, साउथ वेस्ट अफ्रीकन पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि नामीबिया की लिबरेशन के लिए फाइट कर रहा था, उसको लीड कर रहे थे सैम नोहोमा, ये लीडर थे और नामीबिया के फिर फाउंडिंग प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इन्होंने इंडिया को 11 बार विजिट किया, और इनकी खुद की एक है ऑटोबायोग्राफी है, बुक है, वेयर अदर्स वेवर्ड, माई लाइफ इन स्वैपो एंड माई पार्टिसिपेशन इन लिबरेशन स्ट्रगल ऑफ नामीबिया
उसमें इन्होंने कहा, नाहुमो ने, कि भाई ये बहुत ही हमारे लिए डिफिकल्ट समय था, और इस समय पर जब हम लिबरेशन के लिए फाइट कर रहे थे, हमारे इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रहे थे, उस समय पर एक कंट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और वो था इंडिया। अब आप सोच लो कि इंडिया की क्या वैल्यू वहां पर होगी, इस एक स्टेटमेंट से आपको समझ में आनी चाहिए। लास्ट प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने नामीबिया की विजिट की थी वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, 1998 अगस्त में। वो कारण क्या था? एक तो क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग होने वाली थी साउथ अफ्रीका के डरबन में। दूसरा क्या था कि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में आपको पता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज ने, कईयों ने सैंक्शंस लगाए थे हमारे ऊपर। तो साउथ अफ्रीका भी मोर और लेस उसी ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे में साउथ अफ्रीका को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक तो नामीबिया के साथ हम अच्छी रिलेशनशिप को एक रिवाइवल दे। तो एक तो पॉइंट ये था इस विजिट का, जो अटल जी गए थे नामीबिया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा सेटल किया जाए कि भाई हम जो न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहे हैं ना, उसको लेकर के हमारा कोई गलत एम नहीं है कि किसी कंट्री को हम टारगेट करेंगे जैसे यूएसए ने जापान को किया। ऐसा कुछ नहीं हमारा, हम सेल्फ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं। तो ऐसे में फिर साउथ अफ्रीका का अर्बन डिक्लेरेशन फाइनली आता है, और उसमें इंडिया को क्रिटिसाइज करने का जो टारगेट था साउथ अफ्रीका का, वो थोड़ा सा डाउन होकर के स्टेटमेंट आया कि ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए काम करना चाहिए। और ये तो वो स्टेटमेंट है जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने भी 1954 के समय कह दिया था कि दुनिया में न्यूक्लियर वेपन की दौड़ नहीं लगनी चाहिए, इससे तो सबको बचना चाहिए। तो इससे फिर हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो इस तरीके से डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हमारे लिए मैटर कर जाती हैं। इसके अलावा 2016 में हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी नामीबिया की विजिट पे गए थे, और उन्होंने कहा था कि जब नामीबिया का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा था तब हमने कंधे से कंधा मिला करके नामीबियन लीडर्स को सपोर्ट किया था, और उसमें इंडिया को भी बहुत हर्ष महसूस हुआ। बहुत ही हमने कमिटेड मैनर में काम किया है, क्योंकि अल्टीमेटली हम साउथ साउथ फ्रेमवर्क के ऊपर काम करने वाले कंट्री हैं। वो साउथ जो कि ज्योग्राफिकली डिवाइडेड नहीं है, जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में अभी भी डेवलपिंग कैटेगराइजेशन में आता है। तो उन कंट्रीज के बीच में कोलैबोरेशन होगा तो वो एक दूसरे की सेंसिटिविटीज को समझेंगे और फिर प्रोग्रेस करनी आसान हो पाएगी। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हम ट्रेड वाइज, डेवलपमेंट वाइज, सिक्योरिटी, एनर्जी, हर एक एस्पेक्ट में कोऑपरेट कर रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग पे हमारा मेन टारगेट है, जैसे कि हमने घाना का आर्टिकल पहले डिस्कस किया था, क्योंकि हम चाइना की तरह नहीं है जो एक्सप्लॉइटेटिव मैनर में वहां पर अपने खुद के फायदे के लिए इन्वेस्टमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करें तो खुद को फेवर करने के लिए नहीं। हम यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अफ्रीका के लिए नहीं, हम अफ्रीकन्स के लिए करते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा टारगेट रहता है कि जो भी प्रोजेक्ट हो उसमें लोकल लोगों की ऑनरशिप हो, पार्टनरशिप बेसिस पे काम हो, एक गुडविल लेकर के हम काम करते हैं। हम मोरल डिप्लोमेसी पे आधारित काम करते हैं। मोरल डिप्लोमेसी का मतलब हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करते हुए काम करना चाहते हैं, जिससे कि अफ्रीकन कभी भी अपने आप को पीड़ित ना समझे, विक्टिम ना समझे। और इसी के लिए हमने लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पोस्ट कॉलोनियल मॉडल पे काम किया, जो कि साउथ साउथ कोऑपरेशन पे काम करता है, और आज भी हम मोर और लेस उसी को कंटिन्यू करते हैं। इस मॉडल में क्या है कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो, ये तो हमारा टारगेट है, पर हम खुद को डिपेंडेबल जरूर बनाएं कि कल को ना नामीबिया को जरूरत पड़े तो वो इंडिया पे डिपेंड कर सकता है अगर सिचुएशन क्रिटिकल हुई। बट कोशिश ये रहेगी कि नामीबिया अपनी जर्नी इंडिपेंडेंटली कंटिन्यू करे। तो डिपेंडेंसी को तो रिड्यूस की जाए पर डिपेंडेबिलिटी को बढ़ाया जाए, ये टारगेट रहता है इंडिया का। नामीबिया में सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स, एनर्जी, इकोनॉमी, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब आप समझ गए, और डेवलपमेंटल असिस्टेंस, इस एस्पेक्ट में हम काम करते हैं। और रही सही में हम बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंगेज कर रहे हैं नामीबिया के साथ में। आपको पता है ना ऑपरेशन चीता, जिसमें हमारे 1950s में चीता वाइल्ड से एकदम एक्सटिंक्ट हो गए थे, तो हम री इंट्रोड्यूस करने पे काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे यहां पर जो चीताज लाए गए हैं उसमें फर्स्ट कंसाइनमेंट नामीबिया, फिर साउथ अफ्रीका, इनका हमारा पूरा लिस्टिंग है। तो नामीबिया से ऑलरेडी हम इंपोर्ट कर चुके हैं चीता, और ये पहला ट्रांस कॉन्टिनेंटल चीता या फिर वाइल्ड लाइफ ट्रांसपोर्टेशन है या फिर मूवमेंट है, जो कि अपने आप में शो करता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितना ज्यादा इंडिया का स्टेक वहां पर अपना रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा यूरेनियम की प्रोडक्शन में देखें, आज आपको पता हम क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो उसमें मोर और लेस न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नामीबिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का। तो ऐसे में यहां से हमारी एंगेजमेंट कितना इंपॉर्टेंस रख जाएगी। लिथियम हो, जिंक, रेयर अर्थ मिनरल्स, जो कि मोर और लेस हमारे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नामीबिया के साथ हमारी एंगेजमेंट जितनी बढ़े उतना कम है। इसके आगे देखें तो इकोनॉमिकली और कॉमर्शियली हमारी एंगेजमेंट, ट्रेड आप देखो इंडिया और नामीबिया का
$654 मिलियन का है और इसमें ग्रोथ देखी गई थी गजब की। अप्रैल से नवंबर 2023, अब आप देख लो कितना टाइम है, उसमें 178% की ग्रोथ देखी गई थी। मतलब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, स्कोप अच्छा है। इसको अगर हम ब्रेक करें तो हम नामीबिया को एक्सपोर्ट करते हैं $418 मिलियन का गुड्स और सर्विसेज, और इंपोर्ट करते हैं $235 मिलियन का। ठीक है, अब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कुछ भी करते हैं उसमें मेजर कंसाइनमेंट होता है, एक तो आपका मिनरल्स का, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का, मशीनरी का और सीरियल्स मतलब अनाज का, इनमें हम ट्रेड किया करते हैं। साथ ही साथ हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया ने अभी तक नामीबिया में $800 मिलियन तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिसमें मेजर हमारा टारगेट है जिंक और डायमंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा नामीबिया में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम एंगेज कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा सॉफ्ट पावर, इसका मतलब ये कि आप मटेरियल में ना डील करते हुए इमोशन के साथ में वैल्यूज और कल्चरल एस्पेक्ट में डील करते हो, तब वो सॉफ्ट पावर आपकी कहलाती है। तो इंडिया यहां पर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ मिलेगा, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ नामीबिया, जो कि नामीबिया का एक टाउन है, दैट इज ओग्वेदिवा, वहां पर इंडिया की खुद की एक सेपरेट विंग है, इंडिया विंग, जो कि इंडिया नामीबिया रिलेशंस और इंडिया की इमरजेंस को स्टडी करने के लिए काम करता है। आप देखो इंडिया ने $12 मिलियन तक वहां पर ग्रांट अप्रूवल दे दिया है। नामीबिया के डिफेंस पर्सनल्स हो, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स हो, क्रिकेटर्स हो, उन सबको हम ट्रेनिंग देते हैं। इसका मतलब एक इंडिविजुअल की एम्पावरमेंट पे भी हमारा फोकस रहता है, और यह सारा काम होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में। एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसके तहत हम कैपेसिटी बिल्डिंग, दैट मींस लोगों को एम्पावर करो, कंट्रीज को खुद के पैरों पे खड़ा होने की क्षमता तैयार करो, इस पे हम काम करते हैं। मार्च 2021 में हमने, जब कोविड का क्राइसिस आया था, तो 30,000 के लगभग डोजेस भेजी थी कोविशील्ड की नामीबिया के लिए। साथ ही साथ जब 2019 और 17 के टाइम पर पहले ड्रॉट्स आए थे, सूखा पड़ा था, भुखमरी का सिचुएशन बनने लग गया था, तब हमने चावल गिफ्ट किए थे। नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पर हम हमेशा एक फ्रंट रनर के तौर पे दिखते हैं। इसके अलावा इंडिया हमेशा से कोशिश करता रहा है कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स आए, तो उसमें जो यूएनएससी में मेंबरशिप है, उसके लिए इंडिया की जो एक सीकिंग एबिलिटी है या कोशिश कर रहा है इंडिया, तो नामीबिया उसको पूरा सपोर्ट देता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। 2022 में एक एमओयू फाइनलाइज होता है प्रोजेक्ट चीता के तहत, जिसमें मैंने बताया नामीबिया से रिलोकेशन हुई। 8 चीता ऑलरेडी हमारे यहां पर आ चुके हैं नामीबिया से, और ये वर्ल्ड का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन है इस तरीके से एक मेजर कार्निवोर स्पीसी का, जो कि टॉप प्रेडेटर के तौर पर भी आप देख सकते हैं। फिर आ जाइए आप पिछले 20 सालों की अगर ट्रेजेक्टरी उठाएं, तो देखो चाइना जिस तरीके से एग्रेसिवली अफ्रीका में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बड़ा बर्डन क्रिएट हो रहा है। बट सच्चाई ये है कि अफ्रीका के साथ में चाइना का ट्रेड है $200 बिलियन का, और हम ट्रेड कर रहे हैं $100 बिलियन का। इसका मतलब हमसे जस्ट डबल ट्रेड हो रहा है अब चाइना का। आप सोच लो हमें अभी तक कितना और कुछ करने की जरूरत है। साथ ही साथ एफडीआई पॉइंट ऑफ व्यू से जो अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें हम 10वें नंबर पे आते हैं। और आप देखो अभी तक 206 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट कर दिए हैं अक्रॉस 43 कंट्रीज ऑफ अफ्रीकन यूनियन, और साथ ही साथ अभी के टाइम पे 65 के लगभग प्रोजेक्ट्स रनिंग है। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया काम करके डिलीवर भी कर चुका है और एग्जीक्यूशन पे भी काम कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट, पहले इंडिया के लिए कहा जाता था कि बहुत डिले होता है इंडिया के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें, तो वो डिले वाला सेगमेंट है ना, उस पर बड़ा अच्छा काम किया है हमने अभी के टाइम पे। इसके अलावा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो अफ्रीका में 1996 के बाद में हमने $76 बिलियन के लगभग इन्वेस्ट कर दिया है। उसमें आप देखो कि अब इंक्रीमेंट लगातार हो रहा है, तो आने वाले समय में 2030 तक मोटा मोटा आप $150 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखोगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के हिसाब से देखें तो इंडिया अफ्रीका के साथ में ट्रेड, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पुअर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाना, इन एस्पेक्ट में लगातार एक्टिवली एंगेज कर रहा है। चाइना लगातार इकोनॉमिक कॉपरेशन बढ़ा चुका है, उसके लिए चाइना के कई प्रोग्राम्स है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, दूसरा फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन फोकाक। इसमें क्या है कि चाइना ने ऑलरेडी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का यूज करते हुए इन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर दिया। बट पॉइंट इज कि चाइना कहां पर, जहां पर भी इन्वेस्ट करता है उन कंट्रीज के ऊपर हमेशा डेट का बर्डन होता है, हमेशा चेक पॉलिसी पे, डेट ट्रैप पॉलिसी पे रिलाय करता है चाइना, और ये चीजें फिर एक कंट्री की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर देती है। तो ऐसे में इंडिया दो काम कर रहा है
कि एक तो चाइना आप लोगों को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको समझो, और दूसरा आप खुद अपने दम पर काम करो, इंडिया उसमें सपोर्ट देने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से हम एंगेज कर रहे हैं इन कंट्रीज के साथ में। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में अफ्रीका सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज एक सेंटर है, ठीक है, एक बॉडी है, वो रन कराई जा रही है। फंडिंग आती है उसकी यूएस कांग्रेस की तरफ से और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से। यहां पर पूरा ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट देखा जाता है। तो चाइना की जो अफ्रीकन पॉलिसी है वो मोर और लेस ऐसा है कि चाइना पर निर्भरता हो जाए अफ्रीका की पूरी। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की बजाय डेट ट्रैप में उलझाने का टारगेट चाइना लेकर के चलता है। आज देखो नामीबिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव 2 माइंस है वहां पर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम और इनकी, उन पर मेजॉरिटी किसकी हकदारी किसकी चल रही है? चाइना की। इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए बाकी कंट्रीज के रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहा है कंटिन्यूअसली। इंडिया ने थोड़ा सा लंबा सोचा है, हमने कभी भी अफ्रीका पे टारगेट नहीं किया, हमारा टारगेट रहा है अफ्रीकन्स, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो, वुमेन हो, चाइल्ड हो। यह बात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में क्लियरली बोल दी। इसका मतलब हमारा टारगेट है कि हम थोड़ा सा और एक्सपेंसिव मैनर में सोचते हैं, ह्यूमैनिटेरियन व्यू लेकर के चलते हैं कि अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स जो हैं अफ्रीका के, उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि आप देखो कि रिसोर्स एक्सप्लॉइट हो गए और इंडिविजुअल्स का कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो वो फिर बाद में मोरल डिप्लोमेसी के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है, जिस पे इंडिया रिलाय करता है हमेशा कि हम मोरल डिप्लोमेसी ही करेंगे, राइट। इसके अलावा हम केवल स्ट्रेटेजिक कंसर्न के ऊपर नहीं चलते, हम इमोशनल बॉन्ड्स पे भी काम करते हैं। हम चाहते हैं कि रिलेशनशिप बिल्कुल स्ट्रांग बने, जहां पर आप एक दूसरे के ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर सकें। अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में एंट्री दिलाई तो ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप थी उसका एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया। साथ ही साथ आइडियोलॉजिकली अफ्रीका को हम पहले से भी सपोर्ट करते हैं, चाहे फिर वो नैम हो या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की ITEC करके जो प्रोग्राम चल रहा है, दैट इज योर इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, राइट। तो इसमें हम लगातार एंगेज कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इसमें हम नामीबिया के डिफेंस पर्सनल्स को ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वो आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग की हो रही है अगेन। इसके अलावा सागर जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द इंडियन ओशन रीजन, इसमें भी हम लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ में। तो इस तरीके से इंडिया नामीबिया आर्टिकल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अब बात कर लेते हैं वुमेन इन स्टेम एक्ट बियॉन्ड एनरोलमेंट। इसको आप जीएस पेपर 1 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो बात ऐसी है कि हमारे यहां पर पॉलिसीज अच्छी खासी बनाई जा रही हैं कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में, अब मैनेजमेंट में या मैथमेटिक्स में अपना एक्सप्लोरेशन बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट डाइवर्सिटी पे भी काम किया जा रहा है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हमारे प्राइवेट सेक्टर में बढ़ना चाहिए। एजुकेशनल रिफॉर्म्स भी लाए जा रहे हैं। बट सच बात क्या है कि आज भी ग्लोबली आप डेटा उठाकर देखो, इंडिया नहीं स्पेसिफिकली, आप पूरे दुनिया की उठाकर के देख लो कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स वाले सेगमेंट में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, और अगर रिप्रेजेंटेशन है भी तो टॉप लेवल तक पहुंचते पहुंचते बहुत माइन्यूट परसेंट आ जाता है। और ये बात अभी 2023 की यूनेस्को की एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। याद रख लेना, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बताया कि स्टेम ग्रेजुएट्स की संख्या की बात करें तो केवल 35% ही रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का आ रहा है, और पिछले दशक में 2015 से लेकर के या 2011 से लेकर के 2021 तक का जो टाइम था उसमें बोले बहुत कम प्रोग्रेस इसमें देखी गई है। ये अपने आप में सीधा शो करता है कि पढ़ाई लिखाई में, पहली चीज तो पढ़ाई लिखाई में एंट्री लेने में प्रॉब्लम आती है। रही सही में पढ़ाई लिखाई कर ली तो जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने में प्रॉब्लम आ गई। जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर ली तो मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के नाम पे फिर आपके पास फैसिलिटी नहीं होती, तो जॉब में सर्वाइव करना मुश्किल होता है। फिर वो नौकरी छोड़ करके फिर अपनी फैमिली प्रायोरिटी पर, इन पे वैल्यूज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है। तो कुल मिलाकर के ये जो विशियस साइकिल है, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग टास्क बनता चला जा रहा है। तो अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करें तो ज्यादा प्रॉब्लम कहां पर है? आज का जमाना है कटिंग एज टेक्नोलॉजी का, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग, वहां पर फीमेल पार्टिसिपेशन 12 से 26% तक आ गया है। अब आप सोचो कि आप एआई बेस्ड कोई टूल तैयार कर रहे हो और वहां पर मेल डोमिनेटेड एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है, तो वो लोग जो टूल तैयार करेंगे उसमें बायसनेस होगी कि नहीं? आप कोई भी चीज पूछोगे तो वहां पर एक ऑटोमेटिकली एक टेंडेंसी दिखेगी कि हाँ भाई यहां पर तो किसी एक मेल का ओपिनियन आ रहा है। वहीं पर अगर फीमेल्स का पार्टिसिपेशन उसमें हो जाए तो एक बायसनेस आपको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आ रही है यहां पे। तो कुल मिलाकर के क्रिटिकल क्वेश्चन ये है कि हमें स्ट्रक्चरल और कल्चरल बैरियर्स को अभी टैकल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाकर के वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्टेम ये इंक्रीज होगा, इकोनॉमिकली हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर पाएंगे।
तो अब देखो क्लोजर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, गर्ल्स जो हैं वो स्कूल टाइम पे या एजुकेशन टाइम पे लड़कों के इतर एकदम बराबर पार्टिसिपेट करती हुई दिखती है, परफॉर्मेंस भी आती है, बट इरोजन कब होने लग जाता है, जब उनको सेल्फ अश्योरेंस नहीं मिलता कि एक तो खुद को ही नहीं मिलता कि यार कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, घर वाले कितना आगे हमें बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में वो कदम उठाने से पहले रुक जाती है। यहां पर एप्टीट्यूड का मामला नहीं है, समझदारी अंडरस्टैंडिंग उसका नहीं है, यहां पर मामला ये है कि कैपेबिलिटी का मामला नहीं है, यहां पर मामला ये है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का। उसके चलते फिर आप स्टेम में एंट्री कम लेते हो। आप यहां पर देखो कि एक जेंडर स्टीरियोटाइप देखने को मिलता है टेक्निकल पोजीशंस में, और जनरली देखा जाए तो स्टेम में अभी जैसे हमने देखा परसेंटेज वाइज 35% के लगभग एनरोलमेंट आ रहा है, तो आप मेजॉरिटी डोमिनेंस किसकी आ रही है, अगेन मस्कुलाइन डोमेन की बात हो रही है, यूं माना जाता है कि भाई इसमें तो ज्यादातर मेल्स ही काम करें। अब एजुकेशनल सिस्टम ने तो देखो अपनी तरफ से चेंजेस किए हैं, बट कई बार क्या होता है कि आप ना चाहते हुए भी बायसनेस की तरफ मूव कर जाते हैं। भाई सीधी बात है, जैसे मैंने बताया कि फीमेल पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में अगर कम होगा तो वहां पर ऑटोमेटिकली एक बायसनेस ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। आज देखो कि पेडागोजिकल जो पढ़ाई लिखाई का जो तरीका है उसमें फीमेल ओरिएंटेशन, वुमेन एम्पावरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेशन देना जरूरी है। तो ऐसे में अगर मस्क्यूलाइन डोमेन का ही काम चलता रहा तो आप ये मान के चलो कि जो गर्ल्स के साथ एंगेजमेंट हो सकती है स्टेम लर्निंग में वो नहीं हो पाती। तो ऐसे में हमें और चीजों पे फोकस करने की जरूरत है, केवल आप पॉलिसीज को चेंज करने से काम नहीं हो जाएगा। अब हम इंडिया की बात कर लें स्पेसिफिकली, स्टेम ग्रेजुएट्स की बात करें तो हमारे यहां पर 43% है, ठीक है, और ये बात कही जा रही है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन 2021-22 के तहत। तो इसका मतलब न्यूमेरिकली हमने एडवांसमेंट अचीव किया है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहां से पढ़ाई के बाद में फिर वर्कफोर्स में एंट्री की बात करो तो वहां कम हो जाती है। फिर नेस्कॉम के डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में एम्प्लॉइज की संख्या की बात करो तो वहां पर वुमेन पार्टिसिपेशन केवल 26% है। तो आप खुद देख लो 43% पढ़ाई में और आते आते 26% पे आप आ गए, और आगे आप पहुंचो जब लीडरशिप रोल में तो वहां पर और ज्यादा कमी आ जाती है वुमेन पार्टिसिपेशन की। इसके अलावा आपको ये डिस्क्रिपेंसी जो है महिलाओं के अगेंस्ट में, ये ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिलेगा, ये इंडिया स्पेसिफिक ही नहीं है, आप दुनिया में किसी भी देश का उठा करके देख लो जो डेवलप्ड है वहां पर भी इस तरीके का ट्रेंड हो जाता है। अब देखो वर्क प्लेस कल्चर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं के साथ में क्या है, बच्चों को भी पैदा करना, बच्चे को पालना, बच्चा कनेक्टेड भी मां के साथ ही ज्यादा रहता है। उस सिचुएशन में अगर उनको फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं मिलेगी वर्क प्लेस पे, तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो अवॉइड करेंगे कि यार मैं तो बच्चे को टाइम दे दूं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके ऑफिस में इनफ्लेक्सिबल शेड्यूल्स रहते हैं, मैटरनिटी और चाइल्ड केयर के हिसाब से प्रॉपर सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ मेजर रोल जो डिसीजन मेकिंग में हो रहा है वो मेल डोमिनेटेड हो रहा है, तो वहां पर हायरिंग में बायसनेस हो रही है। तो ये एक तरीके की लीकी पाइपलाइन इफेक्ट क्रिएट कर रही है। इसका मतलब कि ज्वाइन सब करना चाह रहे हैं, मौका सबको दिया जा रहा है, बट एक्चुअल में आगे बढ़ रहे हैं वो ही जो पहले से बढ़ते आए हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप यहां पर एग्जैक्टली देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से वुमेन जो है वो धीरे धीरे स्टेम वाले फील्ड से एग्जिट कर जाती है। वो सोचती हैं कि ऐसा काम किया जाए जिससे कि मैं अपनी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी फुलफिल कर लूं और साथ साथ में थोड़ी बहुत इनकम भी हो जाए। ठीक है, इंडिया के कंटेक्स्ट की बात करें तो हमारे रीजनल डिस्पैरिटी, सदर्न स्टेट्स में जाकर के देखो तो वुमेन एम्पावरमेंट आपको ज्यादा दिखेगा, नॉर्दर्न स्टेट्स में कंपैरेटिवली कम। कास्ट डायनेमिक्स भी पूरा एंगल रोल प्ले करती है, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं जो महिलाओं को फिर चैलेंज करते हैं। इसके अलावा रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो वहां पर स्टेम एजुकेशन की वैसे कमी है। रही सही में महिलाओं से एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि आप शादी करो और आप देखभाल का काम करो, घर संभालो, उस तरीके की हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस सिचुएशन में वहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन और डाउन होता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अर्बन और एजुकेटेड वुमेन की बात भी करें तो उनके ऊपर भी ये फैमिली वाला प्रेशर लगातार बना रहता है। तो कुल मिलाकर के वो अपने करियर में बीच में ही रोक देती हैं या फिर प्रोग्रेस करने से रुक जाती हैं। इसके अलावा हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, वहां पर हम इनोवेशन न्यू आइडियाज इनकी बात करते हैं तो वहां पर भी महिलाओं का इतना ज्यादा डोमिनेंस नहीं हो पा रहा है, मेल डोमिनेंस वहां पर भी बनी हुई है। अब ये तो इंडिया की और हम जनरल बात कर रहे हैं। अब एशिया की मेजर इकोनॉमीज में आ जाओ, जापान और साउथ कोरिया अच्छे खासी इकोनॉमीज है, वहां पर लो फीमेल पार्टिसिपेशन है ग्रेजुएशन में, स्टेम के अंदर 16 और 20%। अब आप देख लो इंडिया से भी कम। चाइना की बात करें तो ग्रेजुएशन में मोर और लेस ग्रेजुएशन एनरोलमेंट में इंडिया को रेप्लिकेट करता है। इंडिया में 43% था, यहां पे 40% है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज ट्रांजिशन टू एम्प्लॉयमेंट ये बहुत कम है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे में हम केवल एनरोलमेंट पे ध्यान दें इससे काम नहीं चलेगा, हमें वर्क प्लेस जो भी इनिक्विटीज हैं उनको खत्म करना होगा। हमें यहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की जरूरत है और उनके ऊपर अगर हम काम करें तो सीधी बात है आउटकम हमें पॉजिटिव मिल सकता है। तो ये जो जेंडर गैप है इसका फिर बाद में इशू क्या है, देखो एक तो सोसाइटी का लॉस है,
वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा तो वही बात है, घर की महिला शिक्षित होती है तो उसका आउटकम हमें पूरी फैमिली पर देखने को मिलता है। इनोवेशंस में कमी आएगी, जो आइडियाज महिलाओं के पास में हो सकता है मेल्स के पास में ना हो। इकोनॉमिक ग्रोथ पे रोक लग जाएगी, और जो इक्विटेबल प्रॉपर मैनर में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए उसमें आप जेंडर बायस को एक तरीके से इग्नोर कर रहे हो, वो चीजें ठीक नहीं है। एआई का भी प्रॉपर मैनर में डेवलपमेंट हो, होमोजीनस होनी चाहिए। मशीन लर्निंग टीम है, वहां पर महिलाओं की एंट्री हो जाएगी ना, तो ऑटोमेटिकली एक डाइवर्स ओपिनियन आएगा, डाइवर्स आइडियाज के बेसिस पर एआई टूल्स आप डेवलप करोगे ना, तो वो बेनिफिट आपको डेफिनेटली देगा। तो हम यहां पर केवल इनइक्वालिटी खत्म करने के हिसाब से सोच करके देखें तो आप नंबर्स पे ध्यान दोगे, बट जो रियलिटी है कि जो फाइनल स्टेज तक हम चेक करें, वहां पर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत है। हमें जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने की जरूरत है उन पे काम करना होगा। इसके अलावा आपको मल्टीफेसेटेड सस्टेन्ड अप्रोच पे काम करना हो। मल्टीफेसेटेड का मतलब पॉलिसी मेकिंग से काम नहीं होगा, आपको देखना पड़ेगा स्ट्रक्चरल वैल्यू क्या चेंजेस ला सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिस्पैरिटीज है महिलाओं के अगेंस्ट में, उन पे हमें करेक्ट अप्रोच लेके चलनी होगी। शुरुआती एजुकेशनल रिफॉर्म्स नो डाउट जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी के बेसिस पे आपने डेवलप कर दिया, और उस पर काम भी करना चाहिए कि हाँ जी लड़कियों को भी पढ़ाओ, और एनरोलमेंट बढ़ भी रहा है, ऐसी बात भी नहीं है। बट पॉइंट इज केवल एनरोलमेंट से काम नहीं चलेगा ना, तो स्टीरियोटाइप्स को हमें टैकल करना होगा। करियर गाइडिंग प्रोग्राम्स हमें रन कराने होंगे समय समय पर, कि जहां जहां पर भी लड़कियों को चैलेंजेस आ रहे हैं उनको सही से गाइड किया जाए, साथ ही साथ मिड करियर में उनको क्विट करने से रोका जाए, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पर अगर उनको ऑफिस में ही सारी फैसिलिटीज मिलने लग जाए, क्रैच फैसिलिटी मिल गई, मैटरनिटी लीव टाइम पे मिल रही है, और कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गई तो कोई बात नहीं, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, तो उससे ऑटोमेटिकली उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देना है। इसके अलावा टारगेटेड मेंटरशिप टाइप इनिशिएटिव लो। टारगेटेड मतलब इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम का सामना कर रही है उसमें हेल्प किया जाए। हमें फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट, ऐसा नहीं शेड्यूल बिल्कुल रिजिड है, इतने बजे ऑफिस आना है तो आना ही नहीं भाई, आप वहां पर समझिए कि क्या सिचुएशन वहां पर बन रही है। ट्रांसपेरेंट एडवांसमेंट लेकर के आने होगा। मल्टीपल रोल्स जो हैं महिलाओं के अगर हम चाहते हैं टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में, तो ये काम करने जरूरी हो जाते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ एजुकेशन इनिशिएटिव्स भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स अब स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कुछ भी हो, वहां पर हमें वुमेन को सेंटर में रखते हुए काम करने की जरूरत है। डेटा प्रॉपर कैलकुलेशन में आना चाहिए। देखो हमेशा कहीं पर भी पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें डेटा बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट के तौर पे काम करता है। तो आपके पास में प्रॉपर डेटा कलेक्शन हो, कहां पर क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहां पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, कहां घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, कौन सी पॉलिसीज पे काम हो रहा है उस पर्टिकुलर स्टेट या रीजन की स्टैब्लिशमेंट के द्वारा, तो वो चीजें फिर रेप्लिकेट की जा सकती है, और जहां प्रॉब्लम हो उनको एड्रेस किया जाए। ठीक है, तो ऐसे में रिस्क जो है वो सिंबॉलिक जेस्चर, मतलब आप पॉलिसीज जो आप बना रहे हो वो केवल और केवल एक सिंबॉलिक मैसेज देना चाह रहे हो। क्या यहां पर हम ग्राउंड रियलिटी को चेक करें तो क्या पॉलिसीज का आउटकम रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हमें टैकल करना जरूरी है। तो हमें फंडामेंटल री इमेजिनिंग पे काम करना होगा। हमें कहते ना कि केवल एक्सेस पे ध्यान नहीं देना है कि आप कितना एक्सेस कर पा रहे हो, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जहां पर एक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, वहां पर महिलाओं का भी एम्पावरमेंट हो, उनका पार्टिसिपेशन हो, उनको आउटकम में भी हेल्प मिले और वो इनपुट में भी कंट्रीब्यूशन दे पाए। इसके अलावा देखा जाए हम केवल सोशल जस्टिस का नाम लेकर के महिलाओं की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ये केवल आपका एक कहते ना कि केवल एक जस्ट एक इमेजिनेशन को आप फुलफिल कर रहे हो एक अलग तरीके से। बट जो रिक्वायरमेंट है फ्यूचर की वो ये है कि जो फीमेल टैलेंट है उसको आगे लाया जाए टेक्निकल सेक्टर में, और जो भी बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को बिल्कुल डिसमेंटल किया जाए। फिर चाहे फिर वो स्ट्रक्चरल चेंजेस में आए, इंफ्रास्ट्रक्चरल वेरिएशन लेकर के आए, एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक माइंडसेट का जो सिस्टम हो उसको, क्योंकि ज़माना है एआई का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो वहाँ पर हम महिलाओं को पीछे छोड़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी फिर वो जेंडर स्टीरियोटाइप का जो कॉन्सेप्ट है कि महिलाएं तो ये कर सकती हैं ये नहीं कर सकती, तो वो चीज़ें फिर मशीनों में भी घुस जाएगी, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है। तो ज़रूरत है तो किस चीज़ की, एक स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन की। ठीक है जी, तो इस सेशन में ये 2 आर्टिकल्स थे। वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।